चैप्टर नंबर 1 ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस पार्ट ए हम लोग फिनिश कर चुके हैं। पार्ट ए में अगर आपने याद आए तो हमने 6 क्वेश्चन तैयार किए थे। बिजनेस प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन रीड किए थे, मीनिंग क्या है, उसकी कैटेगरी 3 ऑपरेशनल, मैनेजमेंट, सपोर्टिंग। फिर हम लोगों ने ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस में 4 क्वेश्चन रीड किए थे। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस का कॉन्सेप्ट रीड किया था, उसके क्या ऑब्जेक्ट हैं, देन आफ्टर उसके बेनिफिट 7 और उसके बाद 8 प्रोसेस हम लोगों ने रीड किया था। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है चैप्टर नंबर 1 का, वो होगा हमारे लिए ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस में। उस पार्ट में भी हम लोग 4 टॉपिक रीड करेंगे। थोड़ा लेंथी पार्ट है, इसमें 4 चीजें हमने रीड करनी, वहां 2 थी, बिजनेस ऑटोमेशन, बिजनेस प्रोसेस एंड बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। और यहाँ हम लोगों को ना इस पार्ट बी में 4 चीजें रीड करनी होगी। एक आएगा रिस्क, एक होगा रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट हमारे लिए होगा। इन 4 टॉपिक को हम लोगों को यहाँ पर रीड करना है। तो 4 टॉपिक में क्या क्या रहेगा, तो सर एक तो अपना रिस्क रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट आएगा, कंट्रोल आएगा, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट आएगा। 4 टॉपिक पार्ट ए के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट बी में। रिस्क रीड करना है, रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट रीड करना है। अभी मैं आपको टॉपिक वाइज इसका, जैसे आज मैं आपको जो नोट्स दे रहा हूँ ये रिस्क के पूरे नोट्स हैं, ऐसे पर टॉपिक वाइज दूंगा और उसके बाद एक फाइनली पार्ट बी को मर्ज कर और दे दूंगा। तो आज जो हम लोग रीड करेंगे ना, ये रहेगा हमारे लिए रिस्क से रिलेटेड, थोड़ा लेंथी पार्ट रहेगा ये पूरा पार्ट बी हमारे लिए। रिस्क में हमें ना 3 बातें रीड करनी है बेसिकली। एक तो रिस्क का मीनिंग रीड करना है, रिस्क के सोर्स क्या है और रिस्क कितने टाइप की होती है, रिस्क क्या है, रिस्क के सोर्स क्या है और रिस्क के टाइप क्या हमारे लिए होते हैं। तो अभी फिलहाल रिस्क का मतलब क्या होता है, रिस्क का मतलब ना बेटा हमारे लिए कोई भी ऐसी इवेंट ना जिसकी वजह से ना हमारा जो प्लान्ड हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिसाइड किया हो और जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट हम लोगों को मिले, उन दोनों के बीच में बेटा कोई डेविएशन आ सकता हो, वो इवेंट होना हमारे लिए बेटा रिस्क रहती है। लाइक मान लीजिए ना बेटा, हमारे लिए हमने टारगेट लिया था कि हमारा इस साल का टर्नओवर 10 करोड़ होगा, अचानक से कोरोना आया, एक इवेंट हुआ और उस इवेंट की वजह से हमारा जो एक्चुअल रिटर्न आया वो सिर्फ 2 करोड़ ही आए। तो ये रिस्क है ना कि हमने डिसाइड किया था 10 करोड़ का और 2 करोड़ ही हमारे लिए रिटर्न आए। तो ये एक तरीके से हमारे लिए लॉस ही है ना, हमने डिसाइड कुछ और किया था, मिला कुछ और ही। तो कोई भी ऐसा इवेंट जो कि हमारे लिए ना डेविएशन लाता हो हमारे प्लान्ड एंड एक्चुअल ऑब्जेक्ट में, उस इवेंट को हम लोग बिजनेस के लिए रिस्क बोलते हैं। उसकी वजह से जो भी इम्पैक्ट आएंगे उस इवेंट की वजह से, उससे हम लोगों को लॉस होगा और वो जो डिफरेंस आएगा हमारे लिए प्लान्ड एंड एक्चुअल का, उससे हम लोग बेटा यहाँ पर रिस्क कहेंगे। रिस्क हर तरीके की एक लेवल पर रह सकता है, हर तरह की प्रोसेस के लेवल पर, कि हमने डिसाइड कुछ और किया था, एक्चुअल में हम लोगों को फिगर कुछ और मिल रहा है, कि कोई इवेंट हमारे लिए ऐसा हो गया था, उस इवेंट की वजह से, वो इवेंट कौन कौन से हो सकते हैं वो हम लोग सोर्स ऑफ रिस्क में देखेंगे, उनकी वजह से हम लोगों को रिस्क रह सकती है। अब रिस्क अगर आती है ना, एक्चुअली रिस्क को पता करना क्यों जरूरी, क्योंकि जब रिस्क होता है तो रिस्क को पता करने के बाद ही हम लोग उसको मैनेज करना चाहेंगे कि हमारे लिए किस किस इवेंट में कितना ज्यादा रिस्क है। जिसमें ज्यादा रिस्क होगा उसको ज्यादा मैनेज करेंगे, जिसमें कम रिस्क होगा उसको मैनेज भी कम करेंगे। मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है, मतलब कहने का मतलब कंट्रोल हो गया एक तरीके का, कंट्रोल डालना तभी पॉसिबल है हमारे लिए जब पहले आपको ये पता हो कि रिस्क कितनी है, कितना हम लोगों को किसी इवेंट से कितना लॉस हो सकता हो। जिससे जितना ज्यादा लॉस होने की पॉसिबिलिटीज होगी हम उस पर उतना ही ज्यादा कंट्रोलिंग डालेंगे, और जिस पर हम लोगों को ना रिस्क कम रहेगी हम उस पर कंट्रोल भी कम करेंगे। तो मैनेजमेंट करना रिस्क का या रिस्क को कंट्रोल करना तभी पॉसिबल है जब आपको ये पता हो कि हमारे लिए किसी इवेंट में रिस्क कितनी है। तो पहले एक बिजनेस में ना बेटा रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे ना कोरोना आया, कोरोना आते ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया यार इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने, क्योंकि हाई लेवल की रिस्क थी, तो पूरे इंडिया को लॉकडाउन जैसा एक कदम उन्होंने उठाया। ये इससे हार्ड कोई कदम नहीं हो सकता था ना, इतना टफ बेटा डिसीजन लेना इकोनॉमिकली वगैरह सारी चीजों को देखते हुए, लेकिन उठाना जरूरी था क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट था जिसमें हमें रिस्क बहुत ज्यादा है कि इस इवेंट की वजह से हम लोगों का बहुत सारा ह्यूमंस का बेटा डेथ हो सकता है। तो उनको बचाने के लिए हमें उस रिस्क को उतने ही लेवल पर मैनेज करना पड़ेगा। तो हमारे लिए टेक्निकल रिस्क ना बेटा वो एक इवेंट होता है जिसकी वजह से ना हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट डेविएशन आए। ये वांटेड नहीं है, अनवांटेड है, बिना कुछ सोचे समझे ही, बिना चाहे ही बेटा हमारे लिए यहाँ पर ना डिफरेंस आए, उससे हम लोग बेटा यहाँ पर रिस्क कहते हैं। तो
बेसिकली कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा, वो हमारे लिए ना बेसिकली इम्पैक्ट जो होगा वो हमारे लिए रिस्क है। कोरोना की वजह से इतने लोगों की डेथ हो जाएगी, तो ये एक इवेंट है ना जिसकी वजह से हमारे लिए ना सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस आएगा। इस चेंजेस को बेटा हम लोग यहाँ पर रिस्क बोलते हैं। तो बेसिकली रिस्क की डेफिनेशन ध्यान रखना, ये ना अनवांटेड इवेंट होते हैं, लॉस हम लोगों को देते हैं, इन अनवांटेड इवेंट को हम लोग बेटा यहाँ पर रिस्क बोलते हैं। रिस्क इज एनी इवेंट दैट में रिजल्ट इन रिस्क इज एनी इवेंट दैट में रिजल्ट इन a significant deviation from a planned objective resulting in an unwanted negative consequences। तो रिस्क एक ऐसा एनी इवेंट है दैट में रिजल्ट इन ए सिग्निफिकेंट डेविएशन किस में आना चाहिए, फ्रॉम ए प्लान्ड ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स, प्लान्ड जो ऑब्जेक्टिव रिजल्ट था हमारा, इन एन अनवांटेड नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, इसके प्रभाव से हम लोगों को अनवांटेड रिजल्ट्स हम लोगों को मिले। अब ये प्लान्ड ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ हो सकते हैं? द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव कुड बी एनी एस्पेक्ट, किसी भी एस्पेक्ट पर हो सकते हैं ऑफ एन एंटरप्राइजेस की स्ट्रेटेजिक लेवल पर, फाइनेंशियल रिस्क रह सकता है, रेगुलेटरी रिस्क रह सकता है, ऑपरेशनल रिस्क रह सकता है, प्रोसेस प्रोडक्ट और सर्विस रिस्क हमारे लिए रह सकता है, ऑपरेशनल प्रोसेस प्रोडक्ट और सर्विस रिस्क रह सकता है। ये कुछ नहीं है, रिस्क के हमारे लिए टाइप है जो हम लोग अभी नीचे रीड करेंगे। बेटा रिस्क कितना होगा ये डिपेंड करता है, the degree of risk associated with an event is determined by the, उस इवेंट को किस वजह से डिटरमाइन किया जाता है हमारे लिए, एक कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस है और उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट होगा, और इफ द इवेंट वर टू अकर एंड इट्स टाइमिंग, ये हमारे लिए कब होगा, किस टाइमिंग पर होगा, उसके हिसाब से बेटा हमारे लिए डिग्री ऑफ रिस्क डिसाइड होती है कि हमारे लिए ना कितने जनों की डेथ हो सकती है। एक प्रोबेबिलिटी है ना, कितनी प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि किस एज ग्रुप वालों को कितना कोरोना होगा, साथ ही में हमारे लिए इसकी वजह से इम्पैक्ट कितना होगा, कितनी एज वालों पर कितना कितना इम्पैक्ट होगा और ये कब कब होगा, उस हिसाब से बेटा हमारे लिए ना रिस्क की डिग्री डिसाइड होती है। तो रिस्क का डेफिनेशन क्या ध्यान रखोगे, रिस्क इज एनी इवेंट दैट मे रिजल्ट इन ए सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम ए planned objective resulting in an unwanted negative consequences। Risk is any event that may result in a significant deviation from a planned objective resulting in an unwanted negative consequences। और प्लान ऑब्जेक्टिव कुड बी इन एनी एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्राइजेस, हो सकता है स्ट्रेटेजिक लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, रेगुलेटरी लेवल पर, ऑपरेशनल प्रोसेस लेवल पर। और डिग्री ऑफ रिस्क एसोसिएट किसके साथ करती है कि आप कितनी तरीके से बेटर वे में डिटरमाइन कर पा रहे हैं किसको, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑकर, साथ ही में बेटा कंसिक्वेंसेस इफेक्ट क्या होंगे इफ द इवेंट वर टू अकर एंड इट्स अ टाइमिंग। तो तीन चीजों के साथ बेटा ना आप लोग बेटा इसकी डिग्री को मतलब लेवल ऑफ रिस्क डिसाइड कर पाते हो। अब पॉइंट आता है कि रिस्क के सोर्स क्या है, तो उससे पहले एक बात समझ लो, रिस्क को मैनेज करना है ना, मैनेज करने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि रिस्क का सोर्स क्या है, किन कारणों से ये रिस्क आ रही है। जो सोर्स आपको पता चलेगा ना तो ही तो आप लोग उसको रोक पाओगे कि आपका सोर्स ऑफ रिस्क क्या, और एरिया ऑफ फ्रॉम वेयर रिस्क के ना कर, किस जगह से हम लोगों को ये रिस्क मिल सकती है, वो इवेंट जिसकी वजह से हमारे लिए ना डेविएशन आ सकता है। जब ये पता चलेगा तो ही हम लोग बेटा उसको रोक पाएंगे। तो हमारे लिए ना कुछ कॉमन सोर्स है, बस ये ध्यान रख लें, रिस्क के कॉमन सोर्स क्या है, कॉमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, कॉमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, ह्यूमन बिहेवियर एक रिस्क है, नेचुरल इवेंट रिस्क है, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से कोई भी रिस्क आ सकती है, टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्निकल इश्यूज की वजह से, मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड कंट्रोल्स की वजह से, एंड इंडिविजुअल एक्टिविटीज की वजह से कोई भी ऐसा इवेंट हो सकता है जिससे कि हम लोगों को लॉस हो जाए। तो हमारे 8 सोर्सेज होते हैं जिससे हमें रिस्क रहती है। 8 सोर्सेज क्या क्या है जिससे ऐसा इवेंट हो सकता है जो कि हमें लॉस पहुंचाए, हमारा जो प्लान टारगेट था उसमें डेविएशन आ जाए। ये 8 सोर्सेज क्या है, एक तो है बेटा कॉमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप की वजह से, कोई भी कॉमर्शियल एंड लीगल कोर्स की वजह से हमारे लिए कोई इवेंट हो जाए। साथ ही में इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएंगे एकदम से इकोनॉमिक रिसेशन वगैरह आ जाए, ह्यूमन बिहेवियर की वजह से आ जाए, नेचुरल इवेंट कोरोना वगैरह एक नेचुरल इवेंट हो गया, फ्लड वगैरह आ जाए, इसकी वजह से रिस्क है हमारा डेविएशन आ जाएगा। पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, कई कंट्रीज में पॉलिटिकल चेंजेस हो जाए तो उसकी वजह से बिजनेस प्रॉपर नहीं चल पाएगा, ये पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हो गए। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो ये टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल इश्यूज रहेंगे। मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड कंट्रोल प्रॉपर ना हो उसकी वजह से रिस्क रहेगा। और एक इंडिविजुअल एक्टिविटीज, कोई जानबूझकर कोई ऐसी इवेंट कर दे जिससे कि हमारे को लॉस आ जाए, उससे हम लोग इंडिविजुअल एक्टिविटीज कहेंगे। तो 8 सोर्स ऑफ रिस्क हमारे लिए गिना जाता है, कॉमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, ह्यूमन बिहेवियर,
नेचुरल इवेंट, 4 तो ये है कॉमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, ह्यूमन बिहेवियर, नेचुरल इवेंट। इसके अलावा 4 हमारे लिए क्या रहेगा, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्निकल इशू, मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड कंट्रोल, और आखिरी में इंडिविजुअल एक्टिविटीज की वजह से हम लोगों को लॉस हो सकता है। ये हमारा सोर्स ऑफ रिस्क होगा। तो 8 सोर्स ऑफ रिस्क है बेटा हमारे लिए, कॉमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, ह्यूमन बिहेवियर, नेचुरल इवेंट, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्निकल इवेंट, मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड कंट्रोल्स, और लास्ट बेटा इंडिविजुअल एक्टिविटीज की वजह से हम लोगों को यहाँ पर पोटेंशियल लॉस हो सकता है। तो कोई भी इवेंट जो कि हमारे लिए पोटेंशियल लॉस लाता है वो टेक्निकली हमारे लिए रिस्क कहलाता है। तो रिस्क की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, रिस्क की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से हमें लॉस होता है, पोटेंशियल लॉस दैट एग्जिस्ट एज द रिजल्ट ऑफ, ये किसकी वजह से होता है, थ्रेट एंड वनरेबिलिटी इन प्रोसेस। ये सब क्या है, प्रोसेस में दो बातें, एक तो वनरेबिलिटी होना और एक थ्रेट होना। ये दोनों हम कल डिटेल से रीड करेंगे रिस्क मैनेजमेंट में, वहां हम लोग इन दोनों की डेफिनेशन को भी सीखेंगे, वहां डिटेल से समझ लेंगे। इन दोनों की वजह से ना हम लोगों को लॉस होता है, यही हमारे लिए मेन रिस्क होता है। तो रिस्क की एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये होती है कि ये पोटेंशियल लॉस होता है। ये कब किसकी वजह से आता है, तो थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी की वजह से आता है। तो रिस्क को यूं भी बोलते हैं, रिस्क इज द पोटेंशियल लॉस दैट एग्जिस्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ थ्रेट वल्नरेबिलिटी प्रोसेस। तो प्रोसेस में थ्रेट होना, प्रोसेस में वल्नरेबिलिटी होना, जिससे वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है प्रोसेस में कोई लूप होल होना, वीकनेस होना, उनकी वजह से जो हमारे लिए पोटेंशियल लॉस होगा ये हमारे लिए रिस्क है। कि हम लोगों ने ना कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं डाल रखा है, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं डाल रखे, तो ये लूप होल है ना, ये वल्नरेबिलिटी है। कोई भी बंदा आया, कोई भी डाटा चुरा कर ले गया, तो वो जो चुरा कर ले गया, उस जो लॉस हुआ ना, जितना डाटा चुरा कर ले गया, ये पोटेंशियल लॉस है। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे सिस्टम में वल्नरेबिलिटी था, वीकनेस हमारे लिए सिस्टम में था। तो ये रिस्क है ना कि अगर हम लोगों ने लूपहोल रखा तो इसकी वजह से कितना नुकसान होगा, ये पोटेंशियल लॉस हमारे लिए रिस्क होता है। अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सच लॉस। लॉस हो ये जरूरी नहीं है, ये तो तब होगा ना जब कोई बंदा आए और आकर वो बिना यूजर आईडी पासवर्ड के बेटा मेरे कंप्यूटर को रन कर पाए। ठीक है, मेरे इसमें कोई यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, ये वनरेबिलिटी है, लेकिन कभी कोई बंदा आया ही नहीं, तो कोई थ्रेट है ही नहीं, कोई डर है ही नहीं। थ्रेट तो कब होगा, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है और किसी ने भी मेरा लैपटॉप चुरा लिया, तो थ्रेट है। अब चुराने की वजह से, क्योंकि मेरे लिए वनरेबिलिटी था, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं था, वो मेरे इसमें से डाटा निकाल कर ले लेता है, ये मेरे लिए रिस्क है। तो ये लॉस हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है, वो कितना चांसेस है कि कोई बंदा आए और आकर हमारे डाटा को चुरा ले। तो दो बातें, एक तो ये पोटेंशियल लॉस है, ये पोटेंशियल लॉस किसकी वजह से आता है, थ्रेट एंड वनरेबिलिटी इन प्रोसेस की वजह से। और ये अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस जो है, इसको हम किस टर्म्स में डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सच लॉस के टर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं। और ये जो प्रोबेबिलिटी है, याद रखें प्रोबेबिलिटी को ही हम लोग लाइकलीहुड कहते हैं, ये हमने बोला भी था। लाइकलीहुड का मतलब अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी है उससे हम लोग लाइकलीहुड कहते हैं, दैट ए थ्रेट एजेंट माउंटिंग ए स्पेसिफिक अटैक अगेंस्ट ए पर्टिकुलर सिस्टम। तो प्रोबेबिलिटी है ना, वो बंदा आए, उस वो थ्रेट करे, वो बंदा आ ही गया, वो एजेंट हुआ ना थ्रेट का ना, मेरे लूप पोल को पकड़ लिया उसने, तो वो थ्रेट को माउंटिंग ए स्पेसिफिक अटैक अगेंस्ट ए पर्टिकुलर सिस्टम, ये हमारे लिए प्रोबेबिलिटी होता है। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक तो पोटेंशियल लॉस है, रिस्क की कैरेक्टरिस्टिक्स में पोटेंशियल लॉस है, ये किसकी वजह से एग्जिस्ट होता है बेटा, थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी इन प्रोसेस की वजह से। अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस के केस में हम लोग, और ये प्रोबेबिलिटी that a threat agent mounting the probability that a threat agent mounting a specific attack against a particular system। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो उस सिस्टम के अगेंस्ट में बेटा आए और थ्रेट करे, और वो कितने चांसेस है कि वो चुरा कर ले जाए, ये हमारे लिए रिस्क रहेगी। वो आया कुछ भी चुरा कर नहीं ले गया, कोई हमारे लिए रिस्क नहीं है। मान लीजिए मैंने घर का ताला नहीं लगाया, ये लूप होल है, लूप होल है, इस लूप होल को कहते हैं वनरेबिलिटी, रिस्क नहीं है, ताला लगाया ही नहीं, रिस्क तो तब अब आगे समझना कब होगी, ये तो सिर्फ हमारे लिए वनरेबिलिटी है। इस वनरेबिलिटी है, मैंने एक लूप होल छोड़ दिया, अब चोर आया, ये थ्रेट है, उसने ना फायदा उठाएगा क्योंकि मेरे यहाँ पर बेटा ताला नहीं लगा है। अब वो चोर आया, ये हमारे लिए एक थ्रेट है कि चोर आ जाए। अब चोर आकर मान लीजिए बेटा 5 लाख रुपए हमारे यहाँ से चुरा कर ले जाएगा, ये 5 लाख रुपए बेटा हमारे लिए रिस्क है। ये प्रोबेबिलिटी है ना कि कब, जब हमारे यहाँ वनरेबिलिटी रहे, वनरेबिलिटी के साथ साथ थ्रेट होना जरूरी है। ताला नहीं लगाया, चोर आया ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं। मान लीजिए बेटा मैंने ताला लगाया, ताला नहीं लगाया और चोर आया,
वनरेबिलिटी था, थ्रेट हुआ कि चोर आएगा, मगर वो कुछ भी चुरा कर नहीं ले गया, तो कोई रिस्क हुआ ही नहीं ना। तो ये तो अनसर्टेनिटी है ना कि वो कितना चुरा कर ले जाएगा। इसलिए हमारे लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होता है। आई थिंक 3 बातें समझ में आई होगी। वनरेबिलिटी का मतलब होता है लूप होल होना। थ्रेट का मतलब वनरेबिलिटी होने के साथ साथ बेटा कोई एक ऐसी इवेंट होना जो एजेंट करे, मेरे यहाँ पर अटैक करे, और उस अटैक के साथ वो कितना नुकसान हमें पहुंचा रहा है, पहुंचाएगा, वो हमारे लिए रिस्क कहलाता है। तो ये पोटेंशियल लॉस है जो एग्जिस्ट होता है किसकी वजह से बेटा, हमारे लिए थ्रेट एंड वनरेबिलिटी इन प्रोसेस की वजह से। इस अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस को हम लोग किस टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सच लॉस के केस में हम लोग इसको, और ये प्रोबेबिलिटी दैट ए, ये क्या है, थ्रेट एजेंट माउंटिंग ए स्पेसिफिक अटैक अगेंस्ट ए पर्टिकुलर सिस्टम, उस पर्टिकुलर सिस्टम के अगेंस्ट में वो कितना हम लोगों को अटैक करेगा, वो हमारे लिए बेटा ये प्रोबेबिलिटी हमारे लिए टेक्निकल रिस्क कहलाता है। 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं। देखो हम लोग पार्ट बी रीड कर रहे हैं बेटा। पार्ट बी में ना हम लोगों ने कहा है कि 4 बातें रीड करनी, लेंथी है ना, थ्योरी है पूरा, रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे। हम लोग अभी रिस्क कर रहे हैं। रिस्क में हम लोग 3 क्वेश्चन तैयार करेंगे। सर रिस्क किसको कहते हैं? रिस्क इज एनी इवेंट दैट में अकर, दैट में रिजल्ट इन ए सिग्निफिकेंट डेविएशन, अब डेविएशन किसमें, फ्रॉम ए प्लान्ड ऑब्जेक्टिव रिजल्टिंग इन ए अनवांटेड नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। अब ये प्लान्ड ऑब्जेक्टिव बेटा हमारे लिए कहाँ कहाँ हो सकते हैं? एंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी हमको डेविएशन आ जाए, फाइनेंशियल लेवल पर, रेगुलेटरी लेवल पर, ऑपरेशनल लेवल पर। और ये रिस्क एसोसिएट डिटरमाइन किसके अकॉर्डिंग की जाती है? 3 बातों के हिसाब से ये एसोसिएट की जाती है। प्रोबेबिलिटी कितनी है उसके चांसेस की, साथ ही में इसके इम्पैक्ट कितने हो सकते हैं, और ये कब होगा उसके हिसाब से हमारे लिए ना रिस्क को बेसिकली डिग्री डिसाइड की जाती है। जितनी हाई डिग्री ऑफ रिस्क रहेगी उतना हाई लेवल पर कंट्रोल करना होगा, जितना लो डिग्री ऑफ रिस्क रहेगी लो लेवल पर कंट्रोल रिक्वायर्ड होगा। रिस्क को मैनेज करने के लिए हम लोगों को ये पता करना जरूरी होता है कि रिस्क का सोर्स क्या है और एरिया क्या है। बेसिकली ना 8 सोर्स है बेटा हमारे लिए। कॉमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, ह्यूमन बिहेवियर, natural events, political circumstances, technology and technical issues, management activities and controls and individual activities। बेटा ये 8 हमारे लिए यहाँ पर रिस्क के सोर्स होते हैं। रिस्क में 3 कैटेगरी होती है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी। एक तो ये पोटेंशियल लॉस है जो किसकी वजह से आता है, ये पोटेंशियल लॉस बेटा थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी इन प्रोसेस की वजह से आता है। ये अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस है जिसे प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस के रूप में हम लोग डिफाइन करते हैं। और ये प्रोबेबिलिटी जो है ये ना बेटा हमारे लिए डिपेंड करता है थ्रेट एजेंट माउंटिंग ए स्पेसिफिक अटैक अगेंस्ट ए पर्टिकुलर सिस्टम पर। अब पॉइंट आता है सर रिस्क कितने टाइप की होती है। तो बेटा ना रिस्क हमारे लिए बेसिकली एक बिजनेस के लिए 3 टाइप की लेकर चलते हैं। एक होता है बिजनेस रिस्क, एक रहेगा बेटा हमारे लिए टेक्नोलॉजिकल रिस्क, और एक रहता है डाटा रिस्क। 3 टाइप का रिस्क होता है। याद हो तो एक रिस्क का क्वेश्चन हमने सीबीएस में भी कहा था, वेरियस टाइप्स ऑफ सीबीएस रिस्क, उसमें 6 टाइप का हम लोगों ने रीड करा था। तो उसमें हमारे लिए रेगुलेटरी रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, आईटी रिस्क में फिर 8-9 टाइप की और रिस्क पड़ी थी। वो एक अलग क्वेश्चन है, वो सीबीएस में रिस्क है। ये हम लोग एक जनरल रिस्क पढ़ रहे हैं। जनरली ना हमारे लिए रिस्क बेटा ना 3 टाइप की होती है, बिजनेस रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क एंड डाटा रिस्क। डाटा रिस्क हम लोग यहाँ नहीं रीड करेंगे, ये चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों के लिए आएगा। हमें यहाँ 2 ही पढ़ना है, एक बिजनेस रिस्क और एक है बेटा हमारे लिए टेक्नोलॉजिकल रिस्क। अब पॉइंट आता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस में बहुत सारे रिस्क रहती है, बहुत सारे बेटा हमारे लिए ना डेविएशन आ सकते हैं, लॉस हो सकते हैं। 6 कैटेगरी में बिजनेस रिस्क को डिफाइन किया जाता है। एक होता है हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, हजार्ड रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, हजार्ड रिस्क, और एक होता है बेटा हमारे लिए रेजिडुअल रिस्क। एक बिजनेस में रिस्क क्या क्या है, मतलब लॉस क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी इवेंट की वजह से हमें ना लॉस पहुंच सकता है। तो हमारे को स्ट्रेटेजिक रिस्क रहता है, फाइनेंशियल रिस्क रहता है, रेगुलेटरी रिस्क रहता है, अंदर मसाला बहुत ईजी है, ऑपरेशनल रिस्क रहता है, हजार्ड रिस्क रहता है, और रेजिडुअल रिस्क हमारे लिए रहता है। स्ट्रेटेजिक रिस्क ये ना बेटा हमारे लिए बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा बिजनेस का जो भी गोल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको अचीव ना कर पाए। हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऐसा रिस्क है जो कि हमारे लिए ना ऐसे कोई भी इवेंट हो जाए जिसकी वजह से हम हमारे गोल या ऑब्जेक्ट को अचीव ना कर पाए, उस रिस्क को बेसिकली हम लोग स्ट्रेटेजिक रिस्क कहते हैं। तो दीज आर द रिस्क दैट वुड प्रिवेंट एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अकम्प्लिशिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। तो
ऐसा रिस्क जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसका गोल अचीव करने से रोक दे, उस रिस्क को हम लोग स्ट्रेटेजिक रिस्क कहते हैं। हमने स्ट्रेटजी बनाई थी 10 करोड़ का टर्नओवर लाने की, मगर टर्नओवर 8 करोड़ ही हुआ, तो कोई ना कोई तो इवेंट हुआ ना, जिसकी वजह से हमारे लिए ना हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हम उन रिस्क को पहले ढूंढते हैं कि ऐसे कौन कौन से रिस्क है जिसकी वजह से हम हमारा गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, उन्हें हम लोग स्ट्रेटेजिक रिस्क कहते हैं। इसमें कौन कौन जैसे स्ट्रेटजी हो गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल रीजन, रेगुलेटरी एंड ग्लोबल मार्केट की कंडीशन, जिसकी वजह से हम हमारा गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, वो रिस्क हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रिस्क कहलाती है। फाइनेंशियल रिस्क बेटा जो कि हमारे लिए फाइनेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट फाइनेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोगों को डालती है, उन्हें हम लोग बेटा फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। रिस्क दैट कुड रिजल्ट इन ए नेगेटिव फाइनेंशियल इम्पैक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर नेगेटिव फाइनेंशियल इम्पैक्ट डालेगी, उससे हम लोग बेटा यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। जैसे फॉरेन एक्सचेंज की रेटें चेंज हो जाए, इंटरेस्ट की रेटें चेंज हो जाए बेटा हमारे लिए, क्रेडिट की वजह से रिस्क हम लोगों को रहे, हम लोग लोन, हम लोगों ने मान लीजिए क्रेडिट ऑफर करा, बैड डेट्स वगैरह हो जाए, तो ये हमारे लिए एक फाइनेंशियल रिस्क है कि पैसा डूब सकता है, और इसकी वजह से हमारे को नेगेटिव फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा। रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क सिंपल सा है, हम लोगों ने कोई कंप्लाइन पूरा ना कर पाए जिसकी वजह से हम लोगों को पेनल्टी वगैरह लेनी पड़े, क्योंकि हम लोगों को फाइन लगा है नॉन कंप्लाइंस ऑफ रेगुलेशन, उससे हम लोग बेटा यहाँ पर रेगुलेटरी या कंप्लाइंस रिस्क कहते हैं। The risk that could expose the organization to fines and penalties from a regulatory agency due to non-compliance with laws and regulation, उसकी वजह से जो आए वो हमारे लिए रेगुलेटरी रिस्क होगा। ऑपरेशनल रिस्क जो कि हम लोगों को प्रिवेंट करे ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेटिंग इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, ऐसी चीजें जिसकी वजह से हम लोग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में काम नहीं कर पाए अपनी प्रोसेस को, वो हमारे लिए ऑपरेशनल रिस्क कहलाएंगी। अब इसमें ह्यूमन रिसोर्स की वजह से ह्यूमन हम लोगों को अच्छे नहीं मिले, या अच्छी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, ट्रेंड पूरी तरीके से नहीं हुए, हमारे यहाँ पर मशीनरी ढंग से काम नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग इफेक्टिव एफिशिएंट काम नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए ऑपरेशनल रिस्क हो गई। 4 रिस्क देखो, ऐसे रिस्क जो कि हम लोगों को प्रिवेंट करे जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं कर पाए, वो तो है स्ट्रेटेजिक रिस्क। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिव फाइनेंशियल इम्पैक्ट डाले, वो है फाइनेंशियल रिस्क। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस पूरा नहीं करने की वजह से जो हमारे लिए फाइन एंड पेनल्टी लगे, वो है रेगुलेटरी रिस्क। और जो हमारे ऑपरेशन को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में नहीं करने दे, हमें प्रिवेंट कर दे ऑर्गेनाइजेशन को, वो है बेटा हमारे लिए ऑपरेशनल रिस्क। फिर आता है हमारे लिए हजार्ड रिस्क। हजार्ड रिस्क बेटा ना वो होती है जिनके बदले में आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। इन रिस्क से बचने के लिए आप लोग थर्ड पार्टी, अपन किसी भी अदर कंपनी से इंश्योरेंस करा सकते हैं। इन रिस्क की लाइबिलिटीज हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। बेसिकली इंश्योरेंस कराने का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ रिस्क। तो मान लीजिए फ्लड हो गया, फायर हो गया, हम फायर इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो ये वो रिस्क है जिसकी वजह से कोई नुकसान होगा तो हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ये लाइबिलिटी हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ये नेचुरल डिजास्टर होते हैं बेसिकली, ये इंश्योरेंस लाइबिलिटी होती है, हम सामने वाले को ट्रांसफर कर देंगे, ये हमारे लिए हजार्ड रिस्क कहलाती है। आखिरी रहता है रेजिडुअल रिस्क। रेजिडुअल रिस्क वो रिस्क, रेजिडुअल का मतलब होता है अवशेष, बचा कुचा। हमने जितनी भी रिस्क डिसाइड की थी कि ये रिस्क है हमारे लिए, पोटेंशियल लॉस है, ये इवेंट है जैसे इतना इतना हमने लॉस हो सकता है, हमने उसके लिए डिसाइड कर लिया, सब कुछ डिसाइड कर लिया, उसके बावजूद भी बेटा हम ये नहीं कह सकते कि रिस्क खत्म है, नुकसान नहीं होगा, नुकसान अब भी होने के चांसेस होंगे, उसे रेजिडुअल रिस्क कहते हैं। लाइक हमें पता चला कोरोना से इतनी डेथ हो सकती है, हमने देखा कि भाई 1 महीना अगर लॉकडाउन नहीं करते तो हमें 1 लाख का लॉस हो सकता था, 1 लाख पेशेंट हम लोगों के लिए डेथ हो सकती थी। तो हमने क्या करा, लॉकडाउन कर दिया। पर हम ये तो नहीं कह रहे ना कि लॉकडाउन करने के बाद 0 पेशेंट हमारे लिए हो जाएंगे, स्टिल हमारे आज भी बेटा ना पेशेंट हैं, और आज भी 25-30 हज़ार के आसपास हमारे लिए पेशेंट हैं। हमने कितना ही उस पहले जो रिस्क हमारे लिए था उसके लिए कितना ही प्लानिंग कर लिया, टारगेट हम लोगों ने उसके लिए सेट कर लिया, उसके लिए सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लिए ना यहाँ पर रिस्क आएगी। वो जो रिस्क रहेगी उससे हम लोग जो बोलेंगे वो हमारे लिए रेजिडुअल रिस्क रहेगी, कि हम लोगों ने रिस्क को मैनेज करने के लिए जो इवेंट डाल दिए उसके बावजूद भी जो रिस्क हमारे लिए रह जाए वो हमारे लिए रेजिडुअल रिस्क कहलाएगी। तो एनी रिस्क रिमेनिंग इवन आफ्टर द काउंटर मेजर, ये काउंटर मेजर था ना लॉकडाउन करना, ये काउंटर मेजर था, आर एनालाइज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, ये एनालाइज भी कर दिया, नहीं ये जरूरी है, हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी पेशेंट आ रहे हैं, ये हमारे लिए रेजिडुअल रिस्क है। An organization management of risk should consider these two area, इसको 2 तरीके से कंसिडर करती है, एक तो एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिडुअल रिस्क, इसको एक्सेप्ट कर लो, ये तो होगा ही होगा, हमें इसको मैनेज करना ही करना है,
जैसे अमेरिका ने शुरू में ही कह दिया था कि हमें लगता है कि हमारे यहाँ 1 लाख लोगों की डेथ होगी होगी, उन्होंने लॉकडाउन वगैरह सब कुछ जो ठीक करना है वो सारा करा, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसके बावजूद भी हमारे सामने ये रिस्क है। एंड सिलेक्शन ऑफ सेफ गार्ड, और इसके साथ साथ हम लोगों के लिए क्या क्या इसके लिए सेफ गार्ड हो सकते हैं वो हम लोग लेकर आए। इवन व्हेन सेफगार्ड आर अप्लाइड, भले ही हम इसके लिए भी और सेफगार्ड ले आए, देयर इज प्रोबेबिलिटी गोइंग टू बी सम रेजिडुअल रिस्क, उसके बावजूद भी और रिस्क तो रहनी है, वो रेजिडुअल रिस्क रहेगी। बस हम उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, जो कि आज इंडिया में हम लोग कर रहे हैं लॉकडाउन करके, है तो अभी भी है बट हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं, बट इट कैन बी सेल्डम बी एलिमिनेट, इसको पूरी तरीके से हटा पाना कभी भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों के लिए बेटा रिस्क बिजनेस में कितने टाइप की, 6। स्ट्रेटेजिक रिस्क जो कि प्रिवेंट करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने में। फाइनेंशियल रिस्क जिससे हम लोगों को नेगेटिव फाइनेंशियल इम्पैक्ट आए। रेगुलेटरी रिस्क, फाइन्स एंड पेनल्टी लगे क्योंकि हम लोगों ने रेगुलेटरी एजेंसी लगाई क्योंकि हमने किसी तरह की कंप्लायंस को पूरा नहीं करा हो। ऑपरेशनल रिस्क जो कि हमें प्रिवेंट करें कि हम हमारे ऑपरेशन को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में नहीं कर पाए। हजार्ड रिस्क, ये नेचुरल डिजास्टर होते हैं, इंश्योरेबल होते हैं, लाइबिलिटी ट्रांसफरेबल होती है, इंश्योरेबल होती है, जैसे फ्लड वगैरह की इंश्योरेंस करा सकती हैं। हजार्ड रिस्क होता है रेजिडुअल, जब हम लोग काउंटर मेजर एनालाइज कर लें, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बावजूद भी इवन आफ्टर जो रिस्क रहता है उससे हम लोग रेजिडुअल रिस्क कहते हैं। मैनेजमेंट रेजिडुअल रिस्क को 2 तरीके से मैनेज करता है। एक एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिडुअल रिस्क की, इसके लिए और कुछ करना पॉसिबल है नहीं, इसको एक्सेप्ट करो, इतना तो होना ही होना है। या सिलेक्शन ऑफ सेफगार्ड, या इस पर्टिकुलर जो और रह रहा है उसके लिए और हम लोग कुछ सिलेक्शन ऑफ सेफगार्ड डाले। इवन सिलेक्शन करने के बाद भी हम लोग इसको पूरी तरीके से नहीं हटा सकते, अभी भी वो होगा, बस हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये हमारे लिए रेजिडुअल रिस्क होता है। अब आता है टेक्नोलॉजी रिस्क। 12 तरह की बेटा हमारे लिए टेक्नोलॉजी रिस्क है और बड़े बड़े स्टेटमेंट है, तो ये प्रॉपरली यूं ही एक स्टेटमेंट ही आपका मीनिंग ही है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे लिए पूरी तरीके से रिस्क रहेगा, उससे हमें देखना है। ये आज का कंटेंट हमारे लिए फिनिश होगा। देखो इस रिस्क में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब हम लोग बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेशन कर देते हैं तो पूरी तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी पर आ जाते हैं। अब तक काम मैनुअली हो रहा था, लेकिन अब पूरी तरीके से जो काम होगा बेटा वो मैनुअली ना होकर हमारे लिए ऑटोमेटेड होगा। मतलब हम लोगों को टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क वगैरह ये सारा चाहिएगा, नए बंदे हायर करने पड़ेंगे, कंसल्टेंट रखने पड़ेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे रिस्क आती है, टेक्नोलॉजी बार बार बदलती रहती है, हमें नया नया खर्चा करना पड़ेगा। साथ ही में बेटा ना नए लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हमें हमारे वेंडर्स पर डिपेंड रहना पड़ेगा, पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं करा सही तरीके से हम लोगों ने बेटा वो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल नहीं करा, तो एक ही बंदा बेटा रीड राइट मॉडिफिकेशन वगैरह सारा कुछ कर पाएगा। तो ये अपने आप में ना बहुत बड़ी रिस्क रहती है टेक्नोलॉजी पर, जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, टेक्नोलॉजी फेल हो जाए, सारे चीज़ मान लो सीबीएस सिस्टम में सब कुछ कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, और वो कंप्यूटर सिस्टम में बेटा डाटा बेस से बेटा हमारे लिए डिजास्टर हो जाए, तो फिर हमारे लिए बेटा ये रिस्क रहेगी ना, वो सारा डेटा कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए तो हम लोग बेटा फिर एक अलग तरीके से डिजास्टर रिकवरी प्लान बना कर रखते हैं। ये सारी चीजें बेटा हमारे लिए रिस्क है, क्योंकि रिस्क है तो हम कंट्रोल करेंगे ना, कि कभी हमारे लिए डाटाबेस ही खत्म हो जाए तो हमारे पास एक कॉपी होना चाहिए जहां से हम चीजें ला पाए। तो कौन कौन सी रिस्क है, ये 12 रिस्क हम लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी में देखेंगे। तो देखो, the dependence on technology in BPA for most of the key business process has lead to various challenge। जितनी ज़्यादा हम BPA पर आते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा हमारे लिए चैलेंज है। As a technology is taking new forms and transforming as well, the business process and standard adopted by enterprises should consider these new set of ideal risk and challenge। हाँ, अगर आपके यहाँ सारा मैनुअली काम हो रहा है तो सिर्फ बिजनेस की वो 6 रिस्क रहेगी, ये 12 रिस्क नहीं रहेगी। लेकिन अब जैसे जैसे आप लोग ना बेटा पूरी तरीके से आईटी पर आते जा रहे हो, उतनी ये नए चैलेंज भी हैं, इन रिस्क को भी कंसिडर करो और इनके लिए भी कंट्रोलिंग सिस्टम डालो। अब ये क्या क्या है, एक रिस्क तो ये है कि फ्रिक्वेंट चेंजेस और ऑब्सोलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्विकली चेंज हो जाती है, तो हम लोगों को ना ये चैलेंज रहता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। जब तक कि आप प्रॉपर प्लान नहीं करोगे, या तो आप बहुत विजनेबल होने चाहिए, आगे का विजन रख कर के अगले 10 साल की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो हम लोग इम्प्लीमेंट करें ताकि अगले 10 साल हमें कोई खर्चा ना करना पड़े। साथ ही में जितना टेक्निकल चीजों पर आते हो उतना ही बेटा ना हमारे लिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी होती है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर होते हैं जिनको कि हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे मल्टीपल डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम लोग यूज करते हैं, और इसकी वजह से हमारे लिए ना सिचुएशन जो होती है ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है।
तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमको पूरी तरीके से नॉलेज होना चाहिए इन टेक्नोलॉजी के स्किल का और इनको मैनेज करना होगा। साथ ही में हर एक के लिए हम लोगों को ना हर टेक्नोलॉजी जितनी नई-नई टेक्नोलॉजी काम में लोगे उतना ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंट्रोल चाहिएगा। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर पर जो टेक कंट्रोल से हैं वही आपके नेटवर्क पर कंट्रोल हो जाए, वही प्रिंटर पर सब जितनी नई-नई टेक्नोलॉजी आप लोग काम में लोगे उतनी ही हम लोगों के लिए ना यहाँ पर अलग-अलग कंट्रोल डालने पड़ते हैं और ये रिस्क नीड टू बी मिटिगेट बाय रिलेवेंट कंट्रोल। एक कंट्रोल सिस्टम से सारी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हर टेक्नोलॉजी के लिए अलग-अलग कंट्रोल हम लोगों को रिक्वायर्ड होंगे। 12 है, 3-3 को लेते हैं। पहला 3 हम लोगों ने क्या है? फ्रीक्वेंटली चेंजेस और ऑब्सोलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम लोगों को ना प्लान कर अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा मल्टीप्लिसिटी होते हैं, इसलिए हमारे लिए यहाँ पर क्वाइट कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए हम लोगों को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और प्रॉपर स्किल होना चाहिए इनको मैनेज करने का। या फिर हम लोग ना इन टेक्नोलॉजीज को बेटा आउटसोर्स कराएं ताकि वो हम लोगों को कंसल्ट कर सकें पूरी तरीके से। डिफरेंट टाइप का कंट्रोल चाहिए होता है बेटा डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी के लिए। तो हम लोगों को ज़रूरी होगा कि हम लोग पहले इन सबको समझें और उसके बाद बेटा हम लोग मिटिगेट करने के लिए रिलेवेंट कंट्रोल डालें अलग अलग टेक्नोलॉजी पर। प्रॉपर अलाइनमेंट विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। देखो हम लोगों ने स्टेप्स में भी पढ़ा था, बीपीए की सेकंड स्टेप्स में पढ़ा था कि हम लोग ना अंडरस्टैंड करें हमारे रेगुलेटरी एंड लीगल कंप्लायंसेस को। तो ऑर्गेनाइजेशन को ना बेटा इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते वक्त ना ये इंश्योर होना चाहिए कि उसका जो बिजनेस ऑब्जेक्ट है, जो नीड है और साथ ही में लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, हम उन सबको बेटा प्रॉपर तरीके से जब ऑटोमेशन कर रहे हैं तब उनको भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं। नहीं करोगे तो फिर दिक्कतें आ जाएगी, इसलिए तो हम लोग गोल भी डिसाइड करते हैं और लीगल रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को भी देखते हैं। डिपेंडेंस ऑन वेंडर ड्यू टू आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी सर्विस। और अगर हम लोगों ने आईटी सर्विस आउटसोर्स करवा रहे हैं तो हम पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएंगे वेंडर पर, क्योंकि हमें कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होगा ना इनको मैनेज करने का। क्योंकि in a system environment the organization require staff with specialized domain skill to manage IT deploy। हमें एक बंदा करना पड़ेगा ना, आईटी बंदा रखना पड़ेगा जो पूरी तरीके से हमारे यहाँ मैनेज करें। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हो सकता है हम हमारा आईटी डिपार्टमेंट ना रखें और आउटसोर्स कराएं बाहर से। और अब आउटसोर्स कराएंगे तो मान लीजिए इंटरनेट नहीं आ रहा, फोन लगाएंगे वेंडर को, सिस्टम नहीं काम कर रहा, कंप्यूटर सिस्टम है हमारे लिए हैक हो गया, या मान लीजिए हमारे लिए सिस्टम पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो हम लोगों को वेंडर को फोन कर वेंडर को बुलाना पड़ेगा, वेंडर आए प्रॉपर तरीके से वो काम करे तो हमारे लिए वर्क कर पाएंगे, वरना हम लोग बेटा वर्क ही नहीं कर पाएंगे। साथ ही में बेटा वेंडर रिलेटेड कंसंट्रेशन रिस्क। बेटा ना बहुत सारे वेंडर हमारे लिए हो सकते हैं अलग अलग काम के लिए। देयर मे नॉट बी वन बट मल्टीपल वेंडर प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विस। अलग अलग टेक्नोलॉजी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग वेंडर हायर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल नेटवर्क का अलग, हार्डवेयर का अलग, सिस्टम सॉफ्टवेयर का अलग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर्विस may be provided by different vendor or these service may be provided by a single vendor. Both this situation result in higher risk due to heavy dependence on vendor। तो दोनों हमारे लिए एक ही तरीके से कंटेंट है बेटा, डिपेंडेंस ऑन वेंडर ड्यू टू आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी, और एक ही वही कंटेंट है कि वेंडर रिलेटेड कंसंट्रेशन रिस्क, हम उसी पर कंसंट्रेट कर पाएंगे वेंडर के अकॉर्डिंगली। तो 6 3 ले रहे हैं ना, 6 हमारे लिए हुआ। सबसे पहला क्या है, फ्रिक्वेंटली चेंज होता है बेटा ऑब्सोलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इसलिए बेटा हम लोगों को ना आगे की सोच कर प्रॉपर प्लान कर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम है, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर बेटा हमारे लिए यूज फॉर सर्विस कोड इंक्लूड मल्टीपल डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हमको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी स्किल हमें होना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए। एक ही कंट्रोल बेटा हर एक टेक्नोलॉजी पर काम नहीं आ सकता, हमें अलग अलग पर बेटा ना अलग अलग टेक्नोलॉजी हम लोगों को कंट्रोल डालना पड़ेगा। प्रॉपर अलाइन होना चाहिए हमारा, जब बीपीएल ला रहे हो इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन को मस्ट इंश्योर होना चाहिए कि हमारा बिजनेस गोल बेटा उससे अचीव हो, साथ ही में बेटा लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी पूरे हों। अब दो वेंडर की, एक तो डिपेंडेंस ऑन वेंडर ड्यू टू आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी सर्विस, आउटसोर्स कराते हैं इसलिए हमारे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, और वेंडर रिलेटेड कंसंट्रेशन। और अब हर एक अलग अलग के लिए अलग अलग वेंडर भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं, तो हर एक चीज के लिए हम लोग पूरी तरीके से डिपेंडेंसी होती है वेंडर के लिए। फिर आता है बेटा हमारे लिए सेग्रेशन ऑफ ड्यूटी, एसओडी। सेग्रेशन ऑफ ड्यूटी का मतलब बेटा हम लोगों ने कहा ना रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में कि हम लोग क्रिएट, व्यू, अल्टर, प्रिंट, 4 तरह के रोल बेस्ड एक्सेस डालते हैं। हर एक बंदे को अपने अपना बेटा जो सेग्रेशन ऑफ ड्यूटी होगा, जो उसकी ड्यूटी होगी उसी के हिसाब से उसको एक्सेस मिलेगा। सारा कुछ टेक्नोलॉजी पर है, आपका
इंटीग्रेटेड बेटा सॉफ्टवेयर होते हैं, तो अगर आपने कंट्रोल नहीं डाला तो एक डिपार्टमेंट का बंदा ही बाकी के डिपार्टमेंटों की इन्फॉर्मेशन को देख पाएगा, जबकि वो इसके लिए ऑथराइज नहीं था। तो हम लोग ना जो उसकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, रोल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे किसे क्रिएट देना है, किसे व्यू देना है, किसे ऑल्टर देना है, किसे बेटा प्रिंट की फैसिलिटी हम लोगों को देनी है। इसे हम लोग सेग्रेशन ऑफ ड्यूटीज कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में हैव ए हाईली डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद क्लियरली डिफाइंड roles, authority and responsibility के अकॉर्डिंग द सेग्रेशन ऑफ ड्यूटीज एज पर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने स्ट्रक्चर डिफाइन करा है कि हमारा टॉप मैनेजमेंट कौन है, उसके अंदर मैनेजमेंट कौन है, इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देंगे। जैसे हम लोग कहेंगे एक सिंगल एम्प्लॉई है जो ही बेटा उसको ना लोन को इनिशिएट करना, उसको ऑथोराइज करना, वही लोन पास करे, तो फिर फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। हर एक बंदे की सेग्रेशन ऑफ ड्यूटी का चार्ट होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उससे जो उनकी ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को उन्हें टेक्नोलॉजी में यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए। नहीं करोगे तो सेग्रेशन ऑफ ड्यूटी अगर प्रॉपर, हम रिस्क पढ़ रहे हैं, प्रॉपर नहीं है तो लॉस हम लोगों को हो सकता है। साथ ही में एक्सटर्नल थ्रेट्स लीडिंग टू साइबर फ्रॉड क्राइम। साइबर क्राइम फ्रॉड हम लोग जानते हैं इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि हम लोग यहाँ एक्सेस कर पाते हैं एनी टाइम एनीवेयर, तो चांसेस भी है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस कर पाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम विच वाज अर्लियर एक्सेसिबल ओनली विद इन and to the employee is now exposed as it open to be accessed by anyone from anywhere। जो चीजें सिर्फ एम्प्लॉय ही देख पाते हैं, लेकिन क्योंकि एनी टाइम एनीवेयर है, कोई उनके यूजर आईडी पासवर्ड को चुरा ले तो बेटा हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी। साथ ही में हायर इम्पैक्ट ड्यू टू इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एक्ट ऑफ इंटरनल एम्प्लॉय। ये तो था एक्सटर्नल, बाहर के लोग बेटा आकर चुराए। हो सकता है ना कोई एम्प्लॉय जानबूझकर ही ना बेटा किसी के यूजर आईडी पासवर्ड चुरा कर कोई भी बेटा हमारे यहाँ डाटा करप्ट कर दें, कोई भी डाटा किसी को भी पास कर दें, कोई कंप्यूटर कंपनी को हमारे डाटा देते हैं, तो ये इंटरनल हो गया। अब इसी तरह की एक रिस्क हो रहा है। अब लोग बात क्या करते हैं ना कि ना न्यू सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक एम्प्लॉय करते हैं टू एक्वायर कॉन्फिडेंशियल क्रेडेंशियल यूजर आईडी पासवर्ड को कहते हैं कॉन्फिडेंशियल। तो अब क्या करते हैं ना, बाहर के लोग बाग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के जो फर्म्स वगैरह हैं, इनके एम्प्लॉयज के साथ फ्रेंडशिप बनाते हैं, सोशली उनके साथ एंगेज होते हैं, और फिर बेटा ना उनसे उनके यूजर आईडी पासवर्ड को चुरा लेते हैं और वो उनसे ले लेते हैं, क्योंकि आप इतने फ्रेंडशिप हो जाती है कि आप लोग उनको आसानी से अपने यूजर आईडी पासवर्ड दे देते हो। तो ये हमारे लिए पास जैसे ही उनको मिला, ये हमारे लिए रिस्क हो जाएगी। तो क्या है, fraudsters use new social engineering techniques such as socializing with employees and extracting information which is used unauthorized to commit fraud। तो अब आजकल लोग बात क्या करने लगे हैं, एम्प्लॉइज के साथ पहले सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, उनके साथ बेटा सोशली फ्रेंडशिप करते हैं और फिर उनसे ऐसी इंफॉर्मेशन निकालते हैं जो कि बेटा हमारे लिए अनऑथराइज एक्सेस ले पाए और उससे हम लोगों को फ्रॉड पहुंचा पाए। 9 बातें, 3 और ले लेते, फिर एक साथ ही ले लेते, 10 हो गया, सॉरी आपके 2 और ले लेते हैं फिर। तो नीड फॉर गवर्नेंस प्रोसेस टू एडुकेट मैनेज टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आपको याद आए तो हम लोग ना आईटी एक्ट पढ़ चुके हैं, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ चुके हैं, एसपीडीआई हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने ना बेटा उन सब में पढ़ा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उन सबको हम लोगों को ना ISO 27001 उसके अकॉर्डिंग ना बेटा हम लोगों को उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नहीं करते तो फिर हमारे पर पेनल्टीज वगैरह लग जानी है। तो हम लोगों को ना एक गवर्नेंस प्रोसेस एडिक्वेट होना चाहिए टेक्नोलॉजी को मैनेज करने का और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मैनेज करने का। एक पूरी हमने मैनेज, ये तो गवर्नमेंट ने बना कर दे दी, इसके साथ साथ हमें भी किस तरीके से इनको मैनेज करना है उसकी पॉलिसी बनाने की जरूरत रहेगी। नहीं बनाया तो रिस्क रहेगी। Controls in system should be implemented from macro and business perspective and not just for function and technology perspective। हमें कंट्रोल बहुत जरूरी है और उन्हें इम्प्लीमेंट करना जरूरी है मैक्रो एंड बिजनेस परस्पेक्टिव से। As technology has become key enabler for bank and is implemented across the organization, senior management should be involved in directing how technology is deployed in and approve appropriate policy। टॉप मैनेजमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है कि कैसे हमारे लिए इनको कंट्रोल किया जाएगा और उसको किस तरीके से पॉलिसी को अप्रूव किया जाएगा। लास्ट बेटा, नीड टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस प्रोसेस इन द इवेंट ऑफ मेजर एक्सिजेंसीज। एक्सिजेंसीज का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा इवेंट हो जाए जिसमें मजबूरन हमारे पास ना उसके बदले में बैकअप जरूर होना चाहिए। लाइक ना हम लोग आज टेक्नोलॉजी पर हाई डिपेंडेंट है, तो हमें एंश्योर रेजिलियंस होना चाहिए
कि टू एंश्योर दैट फेलियर डज नॉट इम्पैक्ट बैंकिंग सर्विस, कि मान लो कभी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा, तो भी हमारी सर्विस ना रुके, डाटा बेस हमारा करप्ट हो जाए तो भी हमारे पास कोई बैकअप होना चाहिए ताकि हम लोग ना उसको पूरी तरीके से यूज कर पाए। ये 12 बेटा हमारे लिए यहाँ पर कंटेंट है और ये है टेक्नोलॉजी रिस्क। तो देखो क्या है, फ्रिक्वेंटली चेंज और ऑब्सोलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक टेक्नोलॉजी पर रिस्क है। मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम है। डिफरेंट टाइप कंट्रोल्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है। प्रॉपर अलाइनमेंट किसके साथ होना चाहिए बीपीए का बेटा, हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ। दो वेंडर के लिए है, एक है डिपेंडेंस ऑन वेंडर ड्यू टू आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी सर्विस एंड वेंडर रिलेटेड कंसंट्रेशन रिस्क। फिर एक है सेग्रेशन ऑफ ड्यूटी, उनकी ड्यूटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पर उनको अपने एक्सेस देने चाहिए। फिर तीन बातें देखो, एक है एक्सटर्नल थ्रेट, एक है इंटरनल एम्प्लॉय की वजह से बेटा इम्पैक्ट, एक है बेटा न्यू सोशल इंजीनियरिंग की वजह से। फिर दो बातें, हमें गवर्न करना होगा प्रोसेस को, एडिक्वेटली मैनेज करना होगा टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को। तो टॉप मैनेजमेंट देखेगा पॉलिसी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। और आखिरी में बेटा ना हमारे लिए यहाँ पर नीड टू एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस प्रोसेस बना रहे इन इवेंट ऑफ मेजर एक्सीडेंट्स। डेटा रिलेटेड रिस्क बेटा हम लोग डिटेल से चैप्टर नंबर 3 में रीड करेंगे। तो क्या क्या टॉपिक है बेटा आज रिस्क का? रिस्क का मतलब बेटा एनी इवेंट दैट मे रिजल्ट इन ए सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम ए प्लान्ड ऑब्जेक्टिव रिजल्टिंग इन एन अनवांटेड नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। फिर हम लोगों ने कहा था कि प्लान्ड ऑब्जेक्टिव हमारे लिए स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल, रेगुलेटरी किसी भी लेवल पर हम लोगों के लिए डिफरेंस आ सकता है। डिग्री ऑफ रिस्क किसके साथ एसोसिएटेड होती है? तो एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क, इवेंट, कंसिक्वेंसेस ऑफ द इवेंट और उसकी टाइमिंग के साथ। रिस्क को मैनेज करने के लिए जरूरी है कि हमें उसके सोर्स को पता हो। 8 इसके सोर्स होते हैं बेटा, कॉमर्शियल एंड लीगल बेटा रिलेशनशिप, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, ह्यूमन बिहेवियर, नेचुरल इवेंट, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्निकल इश्यूज, मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड कंट्रोल्स एंड इंडिविजुअल एक्टिविटीज। रिस्क के 3 कैटेगरीज होते हैं बेटा। एक कैटेगरी रिस्क में क्या रहती है, ये पोटेंशियल लॉस है, जो क्यों आ सकता है? थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ प्रोसेस की वजह से। ये अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस जो है इसे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सच लॉस बोलते हैं। और ये प्रोबेबिलिटी क्या है? A threat isn't mounting a specific attack against a particular system। तो डिपेंड करेगा कितनी प्रोबेबिलिटी उसकी। रिस्क 3 टाइप की होती है, बिजनेस रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क और डाटा रिस्क। डाटा रिस्क चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। यहाँ 6 बिजनेस रिस्क है और 12 बेटा टेक्नोलॉजी का रिस्क है। अच्छा, बिजनेस रिस्क क्या है? ऐसे रिस्क जो कि हमको प्रिवेंट करे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव ना हो, उसे स्ट्रेटेजिक रिस्क कहेंगे। जिसकी वजह से हमारा नेगेटिव फाइनेंशियल इंपैक्ट आए, उसे फाइनेंशियल रिस्क कहेंगे। अगर फाइन एंड पेनल्टीज फ्रॉम ए रेगुलेटरी एजेंसी ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, ये रेगुलेटरी का रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क प्रिवेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में काम ना कर पाए। हजार्ड रिस्क, ये बेटा नेचुरल डिजास्टर की वजह से रिस्क जो होती है, और ये इंश्योरेबल लाइबिलिटीज हमारे लिए रहती है। रेजिडुअल रिस्क हमारे लिए बेटा ना यहाँ पर कोई भी रिस्क जो कि हमारे लिए सारा जो उसका मेजर्स और काउंटर मेजर उसे एनालाइज एंड इम्प्लीमेंट करने के बाद भी बच जाए, उससे हम लोग रेजिडुअल रिस्क कहते हैं। रेजिडुअल रिस्क को मैनेज करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो आप एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिडुअल रिस्क कर लो एंड सिलेक्शन ऑफ सेफगार्ड करो। हाँ, इसके लिए सिलेक्शन ऑफ सेफगार्ड के बाद भी हमारे लिए इसकी प्रोबेबिलिटी बनी रहती है, बस हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको पूरी तरीके से हटा नहीं सकते, उसे कुछ लेवल पर तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि ये होगा ही होगा। टेक्नोलॉजी रिस्क बेटा, क्योंकि हम आज की डेट में बीपीए पर आते जा रहे हैं, जैसे जैसे बीपीए पर आते जा रहे हैं हमारी डिपेंडेंसी आईटी पर बढ़ती जा रही है, तो हमें कुछ और रिस्क भी आज चैलेंज आ गए हैं, इनको भी कंसीडर करना चाहिए। जैसे बेटा हमारे लिए फ्रिक्वेंटली चेंज होता है टेक्नोलॉजी में, यहाँ मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम रहती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग कंट्रोल रिक्वायर्ड होते हैं। हमारा बीपीए जो लाए हैं वो पूरी तरीके से अलाइन होना चाहिए बेटा बिजनेस ऑब्जेक्टिव और लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ। अब वेंडर से रिलेटेड 2, एक डिपेंडेंस ऑन वेंडर ड्यू टू आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी सर्विस और वेंडर रिलेटेड कंसिडरेशन रिस्क। फिर सेग्रेशन ऑफ ड्यूटी। 3 फिर बातें बेटा हमारे लिए एक्सटर्नल थ्रेट, इंटरनल एम्प्लॉय की वजह से इम्पैक्ट और न्यू सोशल इंजीनियरिंग की वजह से इम्पैक्ट। साथ ही में हम लोगों को पॉलिसी जो बनाए वो गवर्न करनी चाहिए और पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करवानी चाहिए प्रॉपर वे में। हमें इंश्योर होना चाहिए कि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे, चाहे कोई मेजर बेटा एक्सीजेंसीज आ जाए, रुकावट हमारे लिए बनकर आ जाए, कोई भी मजबूरी भी आ जाए, तो भी हमारा बिजनेस नहीं रुकना चाहिए। आखिरी में डेटा रिलेटेड रिस्क हम चैप्टर नंबर 3 में करेंगे। तो 4 बातें पढ़नी है, रिस्क वाला टॉपिक आज आप कर लें कंप्लीट अच्छे से, फिर कल हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को करते हैं।